Today we will discuss Planck's quantum theory, है ना? Planck's quantum क्या बोलो? Theory, very good, very good. और ये कब दी गई थी बताओ किस साल में? 1901 मतलब 1901 में थ्योरी दी गई थी, ठीक है? और ये थ्योरी क्यों आई थी उसके बारे में बाद में बात करते हैं, पर ये थ्योरी कहती क्या थी वो हम समझते हैं, ठीक है? So what is the theory says बताओ? The first point देखो ये दो पॉइंट्स थे थ्योरी के, ठीक है? पॉइंट्स कितने थे थ्योरी के? वीडियो में वीडियो बोल रहा है तुम लोग भी यार क्या कर रहे हो? ठीक है, दो पॉइंट्स थे, क्या मेन पॉइंट थे बताओ? एक सेकंड है, सो सेट द वेव थे। देखो क्या हुआ था ना कि 19th सेंचुरी में पार्टिकल नेचर लोगों को नहीं पता था कि लाइट जो है, रेडिएशन जो है, रेडिएशन का फॉर्म क्या है? लाइट इज अ रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। हाँ, सो ये पता ही नहीं था लोगों को कि लाइट जो है पार्टिकल नेचर शो कर सकती है। पहले क्या लगता था लोगों को? लाइट शोज विच नेचर? वेव, है ना? लाइट या रेडिएशन के कितने, रेडिएशन या लाइट हम अभी बात कर रहे हैं तो लाइट का कितना नेचर होता है? दो नेचर होता है ना, वेव और पार्टिकल। बट पुराने जमाने में क्या था, 19th सेंचुरी के पहले क्या लगता था लोगों को कि कौन सा नेचर शो करती है लाइट? वेव, है ना? क्योंकि उस समय एक्सपेरिमेंट्स कुछ हुए थे, जैसे कि ये सारे एक्सपेरिमेंट, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, ये सब क्या कंफर्म करते थे लाइट का कौन सा बिहेवियर? वेव नेचर, है ना? So wave nature could be, the wave theory could explain by these phenomena the wave nature of light, है ना? But particle nature को समझाने के लिए कौन से phenomena है? ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, और इनको वो नहीं समझा पाई। कौन सी? वेव थ्योरी। तो वेव थ्योरी के लिमिटेशन क्या थे? व्हाट वाज उनके टाइम में जो वेव थ्योरी थी, है ना, हाइजेंस ने दी थी वेव थ्योरी। वेव थ्योरी के क्या लिमिटेशन थे? अच्छी बात क्या थी वेव थ्योरी की कि वो इट कुड एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज लाइक दिस, है ना, बट इट कुड नॉट एक्सप्लेन द पार्टिकल नेचर। वेव नेचर इट कुड एक्सप्लेन बट इट कुड नॉट एक्सप्लेन द particle nature of light, which was based on which experiments या which phenomena? black body radiation and photoelectric effect, ठीक है? तो ये 1901 में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, मतलब किस प्रॉब्लम को कि लाइट पार्टिकल, वेव एंड पार्टिकल दोनों शो कर सकता है, नॉट ओनली वेव बट पार्टिकल भी शो कर सकता है, इसको समझाने के लिए प्लैंक ने एक थ्योरी दी, ठीक है? उसने थ्योरी में पहले कह दिया कि वेव जो है वो कंटिन्यूअस होता है, हाँ या ना? बट एक्चुअली में उसने बोला जो हॉट बॉडी एमिट कर रही है रेडिएंट एनर्जी, उसने चालाकी से देखो क्या बोला, हॉट बॉडी कोई भी हो, किसी को भी हीट करोगे वो कुछ एनर्जी एमिट करेगी। गरम गरम खाना खाते हो, गर्मा गर्म जो रेडिएंट एनर्जी है वो कंटिन्यूअस फैशन में होनी चाहिए, लगता है ऐसा, है ना? कंटिन्यूअस फैशन में एमिट करना चाहिए, ये पहले माना जाता था। बट इसने क्या बोला? नहीं, ये कंटिन्यूअस फैशन में एनर्जी रेडिएट आउट नहीं होती है, ये किस फैशन में होती है? डिस्क्रीट, मतलब डिसकंटिन्यूअस में, ठीक है? डिसकंटिन्यूअस है मतलब क्या मतलब हुआ? आप ये बताओ, जैसे टाइमर लगता है तो 1 के बाद क्या आता है? 2, है ना, फिर 3 ऐसे आता है, पर 1 और 2 के बीच में तो बहुत से नंबर्स हैं, छोटे छोटे माइन्यूट, है ना? तो वो अगर सारे नंबर्स को कवर करें तो हम बोलते हैं कंटिन्यूअस है, और अगर हम 1 से सीधा 2 चले जाएं, 2 से सीधा 3 चले जाएं तो क्या हो गया? डिसकंटिन्यूअस, है ना? मतलब बीच के नंबरों को इज्जत नहीं दी। 1 पॉइंट हमने पॉइंट में तो गए नहीं, है ना? मैथ्स में क्या होता है, 1 के बाद 2 लेते हो, जबकि 1 और 2 के बीच में तो कितने कंटिन्यूअस नंबर्स है, तो वो कंटिन्यूटी को हम इग्नोर करते हैं। उसी तरह यहाँ पे उसने क्या बोला कि हॉट बॉडी जो है वो कंटिन्यूअसली एमिट नहीं करती है रेडिएशन को, वो डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में, किस फॉर्म में? क्वांटम के फॉर्म में रेडिएट करती है। क्वांटम मतलब ऐसे समझो कि अगर ये हॉट बॉडी है, ठीक है, इसको हीट किया आपने, तो इससे जो वेवलेंथ या रेडिएशन ऐसे नहीं निकल रहे, मतलब कंटिन्यूअस वे में नहीं निकल रहे, जो पिक्चर में निकल, आप डायग्राम में देखते हो, वो कैसे निकल रहा है इस थ्योरी के हिसाब से ऐसे इमेजिन कर सकते हो, इमेजिन करो ऐसे निकल रहा है पैकेट्स के फॉर्म में, और हर एक पैकेट को क्या बोला गया? क्वांटम, क्या बोला गया? क्वांटम, ठीक है? इसको भी क्या बोला जाएगा? क्वांटम, ठीक है? और हर क्वांटम की एनर्जी है वो किसके प्रोपोर्शनल पाई गई? फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल, वही लिखा है मैंने वहां पे। एवरी क्वांटम की एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल पाई गई? फ्रीक्वेंसी। इस क्वांटम की भी क्या हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल।
सो जब प्रोपोर्शनैलिटी हटाएगा तो कोई कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करोगे कि नहीं? h इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है। ये कितने क्वांटम की एनर्जी है ये? E इज द एनर्जी ऑफ हाउ मेनी क्वांटम? 1, पता है ना? ये हर एक पैकेट की एनर्जी क्या है? E है ना? तो बताओ n, मान लो यहाँ n पैकेट्स होते हैं, n क्वांटम होते हैं, तो कितनी एनर्जी होती है टोटल? n into h न्यू, है ना? ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि टोटल जो एनर्जी होती फॉर n क्वांटम की कितनी एनर्जी होती? E is equal to n into h न्यू, है ना? ठीक है, तो यही कह रहा है कि दैट मींस n टाइम्स होना मतलब क्या हुआ? क्वांटाइज्ड है। इसी फिनोमेना को क्या बोलते हो आप? क्वांटाइजेशन बोलते हो कि नहीं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा आपने? नहीं पढ़ा। Q is equal to n, कभी नहीं सुना? वही तो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। हाँ, कि फंडामेंटल चार्ज E है, उसका n टाइम बताया तो था मैंने, क्या नहीं पढ़ा है? मिल्किन-सॉल्डोप एक्सपेरिमेंट। बस समझ गया, हमारा हो गया सिलेक्शन। वेरी गुड, कांग्रेचुलेट। ठीक है, तो अब समझ में आया। ये देखो, यानी कि n की वैल्यू क्या हो सकती है? होल नंबर हो सकती है। n की वैल्यू 1 डालोगे तो h न्यू आएगा, 2 डालोगे तो 3 डालोगे तो ये 4, ऐसे कर n डालोगे तो n into h न्यू, यानी कि n is the number of where n is the total number of क्या? क्वांटम, नंबर ऑफ क्वांटम। कितने क्वांटम ले रहे हो वो n है। और E क्या थी बताओ? E is equal to n into h न्यू था कि नहीं? ये किसने कहा? पहले तो इसने बोला भाई एनर्जी जो है वो रेडिएट पैकेट्स में होती है, और दूसरी चीज वो जो पैकेट में एनर्जी रेडिएट हो रही है वो n टाइम्स है ऑफ द फंडामेंटल एनर्जी, मतलब हर एक क्वांटम की जो एनर्जी है वो ऐड करते हैं, समझ रहे हो? टोटल एनर्जी निकालने के लिए हर एक टोटल एनर्जी इज इक्वल टू एडिशन ऑफ ऑल दी क्वांटम। समझ में आ गया प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या है? तो इससे इन्होंने क्या ट्राई किया एक्सप्लेन करने के लिए? पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट या रेडिएशन। समझ रहे हो मेरी बात? कैसे निकाला बताओ? पार्टिकल नेचर क्या होता है? वेव कंटीन्यूअस वे में मूव करती है ना, क्यों? पार्टिकल ऐसे मूव करता है डिसकंटीन्यूअस वे में, तो वही चीज तो बोल रहा है ना, ये सही कह रहा है। ठीक है, तो ये बात हो गई। तो अब यहाँ पे अगर मान लो 1 मोल क्वांटम है, इफ 1 मोल क्वांटम इज प्रेजेंट, 1 मोल क्वांटम मतलब क्या हुआ? n की वैल्यू क्या रख दे बताओ नीति? 1 मोल क्वांटम में नंबर ऑफ क्वांटम्स कितने हो जाएंगे? करेक्ट, एवोगाड्रोस नंबर है ना, यानी कि Na लिख दे, तो 1 मोल क्वांटम में इतने हो जाएंगे, देयरफॉर उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी? Na into h न्यू, है ना? और इसी को बोला जाता है 1 आइंस्टाइन। दिस एनर्जी इज कॉल्ड 1 आइंस्टाइन। 1 आइंस्टाइन अगर बोले डिफाइन करो, इट इज द एनर्जी ऑफ 1 मोल क्वांटम। ठीक है, 1 मोल क्वांटम की एनर्जी क्या हो गई? 1 आइंस्टाइन। ठीक है, 1 आइंस्टाइन इज जस्ट स्टैंडर्ड कि एवोगाड्रोस नंबर ऑफ क्वांटम्स है। तो इस पे ढेर सारे न्यूमेरिकल एनसीईआरटी में दिए हुए हैं इस टाइप के फार्मूले पे। अभी खत्म नहीं है, रुको। फ्रीक्वेंसी h क्या है यहाँ पे? प्लैंक्स कांस्टेंट है। h प्लैंक ने अपने नाम पे कांस्टेंट डाला, प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू निकाली गई थी बाद में क्या? 6.626 into 10 power minus 34 जूल सेकेंड्स। रट लेना, वैल्यू रट लेना, 6.63 या 6.626 into 10 power minus 34 जूल सेकेंड, ये प्लैंक्स कांस्टेंट था। अभी खत्म नहीं हुआ, इधर देखो। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या बताया था रेडिएशन के लिए? c बाय लैम्डा। लाइट की स्पीड क्या होती है? c, वेवलेंथ क्या है? लैम्डा। तो फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले में अगर मैं पुट कर दूं, यहाँ पे मैं ऐसे तो लिख सकता हूँ n into hc बाय लैम्डा। हाँ या ना? हाँ या ना? यस सर। ठीक है, तो नोट कर लो, ये हमारी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है। इसने क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश की? ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटोइलेक्ट्रिक फिनोमेना। ठीक है, जो बाद में नहीं पहले ही आ चुके थे। जो बताओ, ये फिनोमेना पहले आए होंगे या बाद में आए होंगे? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आई थी 1901 में, और इसने एक्सप्लेन करने की कोशिश की इन दोनों फिनोमेना को, यानी कि ये दोनों फिनोमेना पहले आए होंगे ना। ये फिनोमेना का डेट जो बुक्स में लिखा रहता है वो 1887 है। ठीक है, और ये आई है थ्योरी 1901 में। ठीक है, और ब्लैक बॉडी उससे पहले आ गई थी। तो ये फिजिक्स में भी आप पढ़ोगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ये दोनों फिनोमेना पहले आए थे, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे कौन? साइंटिस्ट, क्योंकि वो वेव नेचर में ही बिलीव कर रहे थे।
इसने आके उनके बिलीफ को तोड़ दिया, इसने बोला भाई वेव नेचर से ऊपर उठो, पार्टिकल नेचर पे सोचो। समझ रहे हो? तो पहले कौन सी थ्योरी फेमस थी, वेव थ्योरी या ये पार्टिकल थ्योरी? वेव है ना। बाद में पार्टिकल थ्योरी आई, किसने इंप्लीमेंट करने की कोशिश की? इन दोनों फिनोमेना ने ट्राई किया, पर एक्सप्लेनेशन इनका नहीं मिल रहा था साइंटिस्ट को। ये एक्सपेरिमेंट्स ये तो बता रहे थे कि लाइट पार्टिकल नेचर है, आगे देखेंगे ये एक्सपेरिमेंट्स क्या बता रहे थे, लाइट कैसा बिहेव कर सकती है पार्टिकल की तरह, बट उनको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे ऐसा क्यों हो रहा। उस एक्सप्लेनेशन को इसने दे दिया। आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? तो ये चीज है। और बाद में आइंस्टाइन ने क्या किया, ये फिनोमेना जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, आइंस्टाइन ने 1905 में अपना एक ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था उसको आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया। किसको, किस थ्योरी को यूज करके? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है, समझ रहे हो? लेटर आइंस्टाइन एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यूजिंग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, और इसमें उस फोटो इलेक्ट्रिक का नाम चेंज कर दिया, क्या बोल दिया? आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना। जो ये किस साइंटिस्ट ने दिया था? हर्ट्ज करके साइंटिस्ट ने 1887 में बात की थी। हर्ट्ज ने जब वो एक्सपेरिमेंट किया, उसने देखा यार ये तो अजीब बिहेवियर हो रहा है, पार्टिकल जैसा हो रहा है। हमने तो हमारा बिलीफ ही हट गया था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अभी समझाऊंगा ना, समझ में आएगा। इसके हिसाब से वो पहले बिलीव कर रहे थे क्या? वेव नेचर। और इसने क्या आके देखा एक्सपेरिमेंट करके, पार्टिकल नेचर, बट वो समझ नहीं पा रहा था। उसको किसने एक्सप्लेन किया इसको? फर्दर आइंस्टाइन ने। किस थ्योरी को इस्तेमाल करके? ठीक है, जो बाद में आई थी 1901 में, और उसने कब एक्सप्लेन किया? 1905 में। यानी कि सबसे पहले ये सब आए, ये दोनों आए। इसकी एक्सप्लेनेशन आइंस्टाइन ने कब दी? 1905 में। किसको इस्तेमाल करके? 1901 की प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को। क्लियर हो गई बात? और इसके लिए आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, तो ये नोट कर लिया, करें आगे। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एनर्जी की यूनिट्स क्या क्या हो सकती हैं? जूल होती है ना, और होती है, और क्या हो सकती है एनर्जी की यूनिट? मतलब और कोई आपको याद? इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होती है ना। क्या होती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो पहले ये हटा देता हूं और फिर हम आगे समझते हैं इन यूनिट्स के बारे में भी। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी इज ओवर। अब प्लैंक क्वांटम थ्योरी के बाद इस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं काफी, तो आपकी बैक एक्सरसाइज में एनसीईआरटी में इसके ऊपर न्यूमेरिकल है, वो आप कर लोगे। मैं आपको बता देता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 × 10⁻⁻90 जूल होता है। ठीक है, याद रहेगा। रिलेशन बता दिया इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में। और 1 जूल 10⁻7 अर्ग होता है, तो ये भी रिलेशन बता दिया, तो ये याद रखना। तो ये नोट कर लो। अब इस पे न्यूमेरिकल कैसे आएंगे वो भी देख लेते हैं। बोलेंगे कुछ सर्टेन एनर्जी की जगह बोल देंगे पावर और टाइम दिया होगा। क्या दिया होगा न्यूमेरिकल में? पावर, टाइम और परसेंटेज एफिशिएंसी। क्या बोला? 3 चीजें दी होंगी। क्या? पावर, टाइम और परसेंटेज एफिशिएंसी दिया होगा आपको क्वेश्चन में। किसकी एफिशिएंसी? जो लाइट है या रेडिएशन है उसका। और उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी फिर? आपको पता है एनर्जी इज पावर इनटू टाइम, है ना। मान लो 70% एफिशिएंसी हुई उस सिस्टम की, तो पावर इनटू टाइम इनटू परसेंटेज एफिशिएंसी भी आएगा, है ना, क्योंकि सिर्फ उतना ही यूजफुल रहा। यूज कितना हुआ? सिर्फ इतना परसेंट। समझ रहे हो? सो ये एनर्जी का एक फार्मूला। और दूसरी एनर्जी का फार्मूला कहां से आया? n × h। ये कहां से आया? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से। दोनों को इक्वेट कर दो। कभी कभी बोलते हैं n निकालो, तो आप क्या करोगे? n निकालने के लिए n मतलब नंबर ऑफ क्वांटा या नंबर ऑफ फोटोन। क्वांटा को यहाँ पे, क्वांटम को फोटोन भी हम बोल सकते हैं। फोटोन, n इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स या क्वांटम, है ना। यहाँ पे फोटोन क्या होता है? लाइट का कांस्टेंट होता है ना। लाइट जो उसका कांस्टेंट क्या है? फोटोन, वही चीज है। ठीक है, तो n इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं? पावर इनटू टाइम इनटू परसेंटेज एफिशिएंसी, मतलब एफिशिएंसी बाय 100। तो देयरफॉर n आ जाएगा ना। बोलो, Pt eta अपॉन h nu 100 है ना। ऐसे कर लेना, परसेंटेज में दिया होगा तो ये फॉर्मूला। ठीक, प्रोवाइडेड एफिशिएंसी किसमें दी होगी? परसेंटेज। एक और चीज याद रखना, n क्या होता है बताओ?
E अपॉन एच न्यू लिख सकता हूँ मैं इनको, बताओ हाँ या ना। बताओ एच न्यू कितने क्वांटम का, कितने फोटोन का एनर्जी था, 1, और ये कितने फोटोन की एनर्जी आई, ई टोटल n फोटॉन्स की ना। अरे E यहाँ पे देखो, E इज द एनर्जी ऑफ हाउ मेनी फोटॉन्स, n फोटॉन्स, और एक फोटॉन की एनर्जी कितनी थी, h न्यू। सो n कैन बी रिटन एज E by h न्यू, यानी कि क्या, एनर्जी ऑफ ऑल n फोटॉन्स, या टोटल एनर्जी बोल सकता हूँ इसको मैं, अपॉन एनर्जी ऑफ वन फोटॉन, आया ना। ऐसे भी इसको सोच सकते हो, इस पे न्यूमेरिकल दिया है एनसीईआरटी में, बोला है फाइंड द नंबर ऑफ फोटॉन्स, और टोटल एनर्जी दी हुई है, एनर्जी ऑफ वन फोटॉन तुमसे निकलवा रहे हो फ्रीक्वेंसी देके। समझ रहे हो क्वेश्चन कैसा दिया एनसीईआरटी में, फ्रीक्वेंसी दे रखी है और टोटल एनर्जी दे रखी है, तो आप पहले क्या करो, एनर्जी ऑफ वन फोटॉन निकाल लो h इनटू फ्रीक्वेंसी करके, और टोटल एनर्जी से डिवाइड कर दो, तो n आ जाएगा, है ना, सिंपल। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एनर्जी की जगह आप पावर इनटू टाइम इनटू परसेंट एफिशिएंसी, अगर परसेंटेज एफिशिएंसी नहीं दी है तो क्या मान लोगे इसको, 100%, मतलब 1, 100/100 क्या होता है 1, ठीक। तो ये चीज हो गई, नोट कर लो। ठीक है, सो वी हैव नाउ डन प्लैंक्स कांस्टेंट थ्योरी, नहीं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ठीक है, कोई डाउट इसमें। अब हम चलते हैं कि जो किस फिनोमेना के इसने एक्सप्लेन किया था, बताओ, ब्लैक बॉडी रेडिएशन को, है ना। तो पहले समझेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है कि पहले तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन समझने के लिए तुमको समझना पड़ेगा ब्लैक बॉडी क्या होती है। ब्लैक बॉडी मतलब ये नहीं कि जला दिया तुमने, ब्लैक बॉडी ऐसी बॉडी होती है जो उसके ऊपर जब लाइट इंसिडेंट होती है डिफरेंट वेवलेंथ्स की, तो सबको एब्जॉर्ब कर लेती है। देखो नॉर्मल बॉडी और ब्लैक बॉडी में अंतर देखो, ये हमारी मान लो एक ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट है ना, कोई नॉर्मल बॉडी है, नॉर्मल बॉडी, इसके ऊपर वेवलेंथ हमने इंसिडेंट की है। वेवलेंथ मतलब क्या होता है, कलर्स, डिफरेंट कलर्स, है ना, अलग अलग कलर्स के अलग अलग वेवलेंथ हमने इस पे डाले। इसने कुछ वेवलेंथ इसने क्या किया होगा, सम वेवलेंथ एब्जॉर्ब किए होंगे, और कुछ वेवलेंथ को इसने रिफ्लेक्ट कर दिया होगा, है ना, और कुछ को ट्रांसमिट मतलब थ्रू जाने दिया होगा। समझ रहे हो आप मेरे, 3 फिनोमेना हो रहे होंगे। ये नॉर्मल बॉडी कर रही थी। अब इस पे देखो, अगर हमारे यहाँ पे परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, अगर हमने परफेक्टली ब्लैक बॉडी दिया है, तो क्या होगा, जब इस पे हम इंसिडेंट वेवलेंथ डालेंगे, अलग अलग वेवलेंथ्स की कलर्स ऑफ लाइट इस पे जब स्ट्राइक करेंगे, मान लो हमने 4 वेवलेंथ दी, तो क्या होगा, all wavelengths absorbed, all wavelengths या all light was absorbed, no transmission, no reflection, है ना, no reflect कुछ हुआ नहीं, ना ही कोई क्या हुआ, ट्रांसमिट हुआ। यानी कि ऐसी बॉडी जो सारे वेवलेंथ्स को इसने क्या कर लिया, खा गया, एब्जॉर्ब कर लिया, उसको क्या बोलेंगे, परफेक्टली ब्लैक बॉडी। और जब परफेक्टली या ऑर्डिनरी ब्लैक बॉडी को तुम कोई किसी भी ब्लैक बॉडी को तुम क्या करते हो, हीट करते हो हाई टेम्परेचर पे, तो वो फिर उल्टा वापस वेवलेंथ एमिट करने लगता है। समझ लो, वो क्या करने लगता है, वही जो वेवलेंथ है उनको क्या करने लगता है, एमिट, कुछ, और सारे अलग अलग कलर्स के वेवलेंथ होते हैं, ठीक है। सम हायर वेवलेंथ एंड सम लोअर वेवलेंथ वो एमिट करता है, कब, जब किसी ब्लैक बॉडी को तुम हीट करते हो। तो जब हीट करते हो तो जो ग्राफ पाया गया था, आप सुनो मेरी बात ध्यान से, इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का ग्राफ साइंटिस्ट ने प्लॉट करा था पहले, जब उनको पार्टिकल नेचर के बारे में पता नहीं था। जब उनको सिर्फ पता था लाइट इज अ वेव, या तो ब्लैक बॉडी जब एमिट कर रही थी रेडिएशन, उसके हिसाब से इन्होंने थ्योरेटिकली जब मैथ वो डेरिवेशन करके देखा, तो उसके इक्वेशन एक बनी, और इस इक्वेशन के हिसाब से ग्राफ कुछ ऐसा आने लगा। इसका क्या मतलब हुआ, वेवलेंथ बढ़ रही है, इंटेंसिटी क्या हो रही है, कंटिन्यूअसली कम हो रही है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट कंटिन्यूअसली कम हो रही है, जैसे जैसे वेवलेंथ क्या हो रही है, मतलब वेवलेंथ बढ़ना मतलब वायलेट से रेड की तरफ जाना,
तो जैसे ऐसे हीट कर रहे थे ऑब्जेक्ट को, या ऐसे बोलो वो जैसे ऐसे रेडिएट आउट कर रही थी, तो उसकी इंटेंसिटी क्या हो रही थी, कम हो रही थी, ठीक है। और यही तो एक्सपेक्टेड है वेव नेचर में। कंटिन्यूअस होता है ना वेव नेचर, तो ये कंटिन्यूअस ग्राफ गिर रहा है ना, यही तो था वेव नेचर की प्रॉब्लम। तो ये ग्राफ कब आया, अज्यूमिंग वेव नेचर, अज्यूमिंग ओनली वेव नेचर ऑफ लाइट। बट एक्चुअल ग्राफ क्या ये होगा, नहीं। एक्चुअली क्या आया, जब साइंटिस्ट ने ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन से थ्रू जब एक्सपेरिमेंट करके वो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आई, तो क्या ऐसा ग्राफ असली में पाया गया। ये ग्राफ पहले क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और फिर क्या हो रहा है, घट रहा है। मतलब क्या ये कंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस है ना, मतलब फिक्स नहीं है, पहले बढ़ रहा है फिर घट रहा है। तो कुछ वेवलेंथ तक बढ़ा, इस पॉइंट पे इंटेंसिटी मैक्सिमम रही होगी, है ना। असली में ये हो रहा था, पहले बढ़ रहा है इंटेंसिटी और फिर घट रहा है, ठीक है, क्लियर हुआ ना। तो ब्लैक बॉडी का ये असली में फंडा था, ना कि इस तरह से जो इन्होंने ये प्रिडिक्ट किया था, ये इन्होंने प्रिडिक्ट किया था ऐसा होना चाहिए, एक्सपेक्टेड था ये, है ना, एक्सपेक्टेड। बट हो क्या गया, ये एक्चुअल ग्राफ ऐसा आया। तो इससे क्या पता चला कि ये कंटिन्यूअस नहीं है और वेव नेचर यहाँ पे फेल कर जाता है ना। इट इज नॉट परफेक्टली वेव, लाइट इज नॉट परफेक्टली वेव, उसके अलावा भी कुछ फिनोमेना हो रहा है लाइट में, इससे ये समझ में आया, ठीक है। और बाद में एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था कि दो वेवलेंथ दे दी गई है, मान लो एक ऐसे और एक वेवलेंथ ऐसे, एक इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का ग्राफ ऐसे, और ये T1 टेंपरेचर पे और ये T2। बोलेंगे T1 ग्रेटर देन T2, T1 लेस देन T2, तो आप क्या बोलोगे, T2 ग्रेटर देन T1 पे ये ग्राफ प्लॉट किया, मतलब हायर द टेंपरेचर मोर इज द इंटेंसिटी कर्व, ठीक है, ज्यादा इंटेंसिटी रिलीज होगी। यहाँ पे भी लेकिन फॉलो वही कर रहा है, यही ग्राफ तो है, फॉलो तो ये कर रहा है ना एक्चुअल वाला, क्लियर। एक्चुअल मतलब क्या, अज्यूमिंग पार्टिकल एंड वेव, समझ रहे हो मेरी बात। और ये एक्सपेरिमेंटल डेटा था, ये इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखा, ये क्या कब प्लॉट किया, एक्सपेरिमेंटली, कैसे, इनकी रीडिंग्स ले ली, इनके क्या किया उन्होंने, अलग अलग वेवलेंथ्स की क्या की रीडिंग ली और इंटेंसिटी के साथ मैप किया, तो ये एक्चुअल ग्राफ आया। वो एक्सपेक्टेड था, वो अज्यूमिंग ओनली वेव नेचर, ये पार्टिकल के साथ, समझ में आ रहा है। और जब एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि T2 ग्रेटर देन T1 दे रखा है, तो बताओ कौन सा ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करना है, तो आपको समझ में आ चुका है, ये ग्राफ याद कर लेना, बहुत आसानी से आपको क्लियर हो जाएगा ब्लैक बॉडी के बारे में। तो ये नोट कर लो पहले, फिर आगे बढ़ो। नोट कर लो, क्या बोल रहा है, क्या बोल गया, किससे बनाई जाती है, तुमको फिजिक्स में पढ़ना, फिजिक्स में ब्लैक बॉडी को डिटेल में तो फिजिक्स में पढ़ना है ना, एमिसिविटी, एब्जॉर्बिविटी और सब कुछ। जल्दी नोट करो फिर आगे। ब्लैक बॉडी रेडिएशन समझ में आ गया। जैसे एग्जांपल यहाँ पे एक है कि आयरन रॉड को जब हीट करते हो तो पहले वो डल रेड होता है ना। जब आयरन रॉड को तुम क्या कर रहे हो, हीट स्टार्ट किया, तो पहले डल रेड था इनिशियली, हीट करना चालू किया, डल रेड के बाद क्या हुआ, और ब्राइटर और रेड हुआ। जैसे जैसे कब हो रहा है, ये टेम्परेचर बढ़ाने पे, है ना। फिर तुमने और टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या हुआ, व्हाइटिश होने लगा वो ऑब्जेक्ट, आपने देखा होगा। और ब्लू फिर फाइनली क्या हो जाता है, और हाई टेम्परेचर किया तो क्या होने लगा, ब्लू होने लगा ना, समझ रहे हो मेरी बात। तो आइडियल बॉडी, आइडियल ब्लैक बॉडी क्या होती है, विच एमिट्स एंड एब्जॉर्ब्स रेडिएशंस ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, ठीक, क्लियर हो गई। और जो एमिशन, वो जो रेडिएट आउट करती है, ये जो रेडिएट आउट कर रही है, इसी को हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन कह रहे हैं। ये जो एनर्जी या फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ रेडिएट आउट कर रही है, इस फिनोमेना को हम क्या बोल रहे हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। सो आयरन रॉड में पाया गया कि भाई जब ये डल रेड से टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो, इसका देखो कलर चेंज होता जा रहा है। तो इसीलिए ग्राफ जो है कंटिन्यूअस नहीं है ना, अलग अलग कलर्स, अलग अलग एब्रप्ट वेवलेंथ, क्यों, क्लियर ना। तो इस तरह से काम हो रहा था, ठीक है। एनी डाउट इसमें।
तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन समझ में आ गया। अच्छा एक फॉर्मूला है वो भी बता देता हूँ। एनर्जी का वेवलेंथ के साथ, मैंने अभी आपको क्या बताया था, एनर्जी इक्वल टू h into nu, हाँ या ना। ये किसकी किसकी एनर्जी, एनर्जी ऑफ हाउ मेनी फोटॉन्स, वन फोटॉन है ना, या वन क्वांटा। अगर मैंने n लिखा होता तो फिर n क्वांटा होता, समझ रहे हो। E is the energy of one photon, ये याद रखना पहली बात यहाँ पे। और अगर ऐसे लिखा होता E is equal to n into h nu, तो यहाँ पे E क्या है, एनर्जी ऑफ n photons, ठीक है, यानी कि टोटल एनर्जी इसी को बोल रहे हो, यानी कि टोटल एनर्जी है, ये पता होना चाहिए। तो एनर्जी इक्वल टू h nu हो गया, और h ये एनर्जी ऑफ वन फोटॉन है, और ये एनर्जी ऑफ हाउ मेनी फोटॉन, ये भी एनर्जी ऑफ क्या है, वन फोटॉन। कैसे आया था, फ्रीक्वेंसी को क्या लिख दिया मैंने, c by लैम्डा, आया ना। यहां तक कोई डाउट है इस फार्मूले में? तो ये दो फार्मूले किसके हैं, एनर्जी ऑफ हाउ मेनी फोटॉन, वन फोटॉन, ये दोनों डेटा वन फोटॉन का है। अब सुनो ध्यान से, न्यूमेरिकल्स में कभी कभार ये तो हो गया जब तुम्हें जूल्स वूल्स में दिया हो तब ये तुम फॉर्मूला लगाओ तो अच्छा है, पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर निकालना है तो वहां पे ये फॉर्मूला लग जाता है। कुछ बुक्स में 12420, कुछ में 12375, कुछ में 12400 लिखा रहता है ना। और यहाँ पे वेवलेंथ किस यूनिट में डालना, एंगस्ट्रॉम में। तब ये जो एनर्जी आती है किस यूनिट में आती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये रटना है, डायरेक्टली एग्जाम में यूज कर सकते हो। 12420 कुछ बुक्स में होता है, बट तुम 12400 ले सकते हो, अपॉन लैम्डा एंगस्ट्रॉम में होना चाहिए। और तब एनर्जी जो आती है उसकी यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है। अगर जूल में बोले कन्वर्ट करो तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालो, इनटू 1.6 × 10⁻⁹ बताया था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल जाने का बताया था तरीका। सो बस इस तरह से न्यूमेरिकल आ सकते हैं, इसमें न्यूमेरिकल आ चुका है, नोट करो। ठीक है, फिर आता है वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। क्या आता है, ब्लैक बॉडी के बाद ये जो प्लैंक्स थ्योरी थी उसने वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ को भी क्या किया था, डिराइव किया था। प्लैंक्स थ्योरी से बोलो, प्लैंक्स लॉ से क्या डिराइव हुआ था, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो हम चलते हैं वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ पढ़ने। क्या हो गया, तुम लोग जेई वाले कैंडिडेट लग ही नहीं रहे यार, कैसे करोगे, ऐसा बैच कैसे होगा, ये मस्ती में मोड में रहोगे, थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई फोकस करो एनर्जी। ठीक है, लिखो वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। इट वाज डिराइव्ड फ्रॉम व्हिच लॉ, प्लैंक्स लॉ, है ना। तो वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या कहता है कि रेडिएशन फ्रॉम अ बॉडी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल वेवलेंथ्स। रेडिएशन ऑफ अ बॉडी या फ्रॉम अ बॉडी इज अ, मैंने बताया था ना, कॉम्बिनेशन ऑफ क्या, सेवरल वेवलेंथ्स। क्यों मानते हो, हाँ मानना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं और दिख ही रहा है ना भाई, एक बॉडी एमिट कर रही है ना डिफरेंट वेवलेंथ्स, सो इट इज अ कॉम्बिनेशन। रेडिएशन फ्रॉम बॉडी इज अ कॉम्बिनेशन, बट देयर इज वन पर्टिकुलर वेवलेंथ which contributes most to the emitted radiation, but there is one particular wavelength which contributes most to the क्या, emitted radiation बोल सकते हो, emitted radiation, emitted रेडिएशन। लेट्स कॉल दिस एमिटेड रेडिएशन लैम्डा m लिखा होता है कुछ बुक्स में, है ना, लैम्डा m। ये जो मैक्सिमम जिस पे एक ऐसा टेम्परेचर है, या ऐसे बोलो कि जो ऐसी वेवलेंथ जो सबसे ज्यादा तुम्हें मैग्नीट्यूड की दिख रही है ना, या जब से ज्यादा निकल रही है ना। भाई लैम्डा मान लो, लैम्डा 1 इधर से निकल रही है, इधर भी क्या हो रहा है, लैम्डा 1 निकल रही है ना, और यहाँ पे भी तो बताओ, यहाँ पे इन सब में और बाकी जगह लैम्डा 2 निकल रही है, इसमें मान लो 2 बार लैम्डा 2 है, इसमें ऐसे इमेजिन करो, इसमें लैम्डा 3 4 बार है, कितनी बार है बताओ, मैक्सिमम वेवलेंथ कौन सी है इसमें, लैम्डा 1 कितनी बार अपेयर हुआ, 3, लैम्डा 2 कितनी बार हुआ, 2, लैम्डा 3 कितनी बार अपेयर हुआ, 4, तो लैम्डा 3 इज द मैक्स लैम्डा m,
वैल्यू है ना, लैम्डा m किसको मानेंगे, लैम्डा 3 को यहाँ पे, मतलब जो मैक्सिमम टाइम अपेयर हो रहा है, जो ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है रेडिएशन में, तो वही है ना। और उसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, एक एब्सोल्यूट टेम्परेचर होगा बॉडी का, और T क्या है मान लेते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ बॉडी, ठीक है। तो ये पाया गया कि लैम्डा, इसने वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या कहता है, आप सुनो, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ कहता है ये जो मैक्सिमम वेवलेंथ आ रही है ना, जो कंट्रीब्यूट कर रही है, इनटू टेम्परेचर, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और इसी को बोला गया वेन्स डिस्प्लेसमेंट, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ठीक है। और इस कांस्टेंट को बोला गया, ये जो कांस्टेंट है ये b करके दिया गया, b को बोला गया वेन्स कांस्टेंट, b को बोला गया वेन्स कांस्टेंट, ठीक है। 0.288 सेंटीमीटर केल्विन, इसकी वैल्यू कितनी है b की, इस कांस्टेंट की वैल्यू आई 0.288 सेंटीमीटर केल्विन। सेंटीमीटर केल्विन क्यों है, क्योंकि ये लैम्डा सेंटीमीटर में मान लो रखा, टेम्परेचर केल्विन में रखा, तो और इससे हम बोल सकते हैं न्यूमेरिकल्स में कैसे लगाएंगे, लैम्डा m1 T1, मान लो T1 टेम्परेचर पे क्या वैल्यू थी इतनी, और जब हीट क्या हायर टेम्परेचर, मान लो हमने T2 टेम्परेचर पे हीट कर दिया, तो डिफरेंट टाइप की वेवलेंथ डोमिनेट करेगी। लेट्स से जो वेवलेंथ डोमिनेट की वो लैम्डा m2 है, T2 पे जो वेवलेंथ डोमिनेट कर रही है वही है, और T1 पे वेवलेंथ ये डोमिनेट कर रही है, तो न्यूमेरिकल्स में ये लगा सकते हो फार्मूला, उससे आंसर आ जाएगा। तो ऐसे न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो ये बस बता दिया क्योंकि ये इससे रिलेटेड था, ब्लैक बॉडी के बाद जनरली यही बताते हैं। और वेव्स डिस्प्लेसमेंट लॉ कैन बी यूज्ड टू प्रेडिक्ट टेम्परेचर ऑफ सन एंड स्टार्स, ठीक है। इस लॉ का फायदा कहाँ है और बताओ, टू प्रेडिक्ट टेम्परेचर ऑफ सेलेस्टियल बॉडी, है ना, ऑफ सन्स एंड स्टार्स, ठीक है। तो ये इसका सबसे प्रैक्टिकल यूज रहा वेव्स डिस्प्लेसमेंट लॉ का, क्योंकि कोई स्टार एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को ज्यादा एमिट कर रहा होगा, है ना, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। और कितना ब्यूटीफुल ये लॉ है कि यूनिवर्स का, कि इनका किसी भी वेवलेंथ को उठाओ और उसके ऊपर टेम्परेचर को उठाओ, किसी भी मैक्सिमम कंट्रीब्यूटेड वेवलेंथ को उठाओ और उसको टेम्परेचर, उस जिस टेम्परेचर पे उसको उठाओ उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो बार बार एक ही वैल्यू आ रही है, तो इसी को लॉ बोल दिया। लॉ इसलिए बना क्योंकि जब फिक्स वही वैल्यू पे आ रही है, जितने वेवलेंथ ले लो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मल्टीप्लाई कर रहे हो उसको, तो बार बार इसी के क्लोज आ रही है, ऑब्वियसली इतनी एग्जैक्ट नहीं आएगी पर इसके क्लोज आएगी। यस, तो ये था वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। अब नेक्स्ट लॉ है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। इवन तो ये फिजिक्स में भी पढ़ोगे तो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, कितने लॉज है ये चैप्टर में, बहुत ढेर सारे लॉज नहीं है, थ्योरीज, मॉडल्स है, एटॉमिक मॉडल है यहाँ। सर पूरे चैप्टर में ऐसा ही है क्या तुम लोग स्टार्टिंग में नहीं, मतलब पूरा ऐसा थ्योरी पे, किसने बोल दिया थ्योरी पे, अभी पूछ रहा हूँ मैं। अबे इसमें न्यूमेरिकल नहीं बनेंगे क्या, न्यूमेरिकल नहीं बना रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट हुआ ना, थ्योरी थोड़ी ना बोलोगे इसको, ये तो कॉन्सेप्ट्स हुए सारे। थ्योरी तो तुम्हारा होता सिर्फ रटना है, समझना ही नहीं है। जैसे तुम कुछ कुछ चीजें रट लेते हो, तुम्हें समझ में नहीं आती रट लेते हो, फिर वो बोलो थ्योरेटिकल है, बट अगर तुमको समझ में आ रही तो उसको थ्योरेटिकल ना बोलो, फिर वो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हो गई, ठीक है। और समझ में नहीं आ रही तो वैसे भी तुम छोड़ के आने वाले थे उसको, तो पढ़ो ही मत। एक तो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या कहता है कि द अमाउंट ऑफ थर्मल रेडिएशंस एमिटेड पर यूनिट टाइम बाय अ ब्लैक बॉडी ऑफ सरफेस एरिया ए, मान लो कोई ब्लैक बॉडी, उसका सरफेस एरिया है कुछ ए, तो वो कितना अमाउंट ऑफ थर्मल रेडिएशन एमिट करेगी पर यूनिट टाइम, है ना। द अमाउंट ऑफ थर्मल रेडिएशंस एमिटेड पर यूनिट टाइम by a hot body
सरफेस एरिया A is given by एक U जो है हमारा नंबर ऑफ रेडिएशंस क्या है पर यूनिट टाइम, ठीक है, नंबर ऑफ रेडिएशंस एमिटेड पर यूनिट टाइम। तो सिग्मा AT पावर 4, सिग्मा क्या है, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और A एरिया है, T टेम्परेचर है, पावर 4, ये फॉर्मूला उन्होंने निकाला। U क्या है, अमाउंट ऑफ रेडिएशंस एमिटेड पर यूनिट टाइम। एमिटेड पर यूनिट टाइम। ये क्या है, सरफेस एरिया। मान लो सर्कुलर होता वो बॉडी में क्या लेते हैं, पाई आर स्क्वायर, एरिया क्या लेते हैं पाई आर स्क्वायर, डिपेंडिंग ऑन कैसी बॉडी है। ठीक है, सो ए हो गया सरफेस एरिया और टी क्या हो गया, टेम्परेचर इन केल्विन, है ना। सब वो क्या है ए और टी के पहले सिग्मा स्टीफन कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है ना, मतलब हर एक चीज का एक कांस्टेंट होता है ना भाई। तो स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहते हैं इसको, और इसकी वैल्यू होती है 5.67 इंटू 10 पावर माइनस 8, ठीक है, 5.67 इंटू 10 पावर माइनस 8। यूनिट देख लो तुम, वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन पावर 4, है ना, वॉट, क्योंकि ये क्या होगी, एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या होती है, पावर, एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या होती है, पावर, तो इसको पावर ही बोल सकते हो, पावर रेडिएटेड, पावर रेडिएटेड। तो पावर की यूनिट होती है वॉट, और जब ये नीचे जाएगा ए तो मीटर स्क्वायर नीचे गया, और टेम्परेचर केल्विन का पावर 4 नीचे गया, है ना, तो वही यूनिट आ गई। तो सिग्मा की वैल्यू तुम्हें याद करनी होगी, अगर पूछ ले, वैसे तो नहीं पूछेंगे, दिया रहेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ और भी टर्म्स होते हैं, एमिसिविटी, एब्जॉर्बिटिविटी, उनको मैं अभी नहीं कंसीडर करते हुए मैंने ये फॉर्मूला लिखा है, नहीं तो यहाँ पे अगर एक ई भी आता है एमिसिविटी के लिए, लेकिन हम लोग वो नहीं कर, ई मान ले रहे हैं 1 है ना, यहाँ ई भी आता है एमिसिविटी, वो फिजिक्स में पढ़ोगे, इसलिए उसको छोड़ो। एमिसिविटी 1 होती है, एब्जॉर्बिटिविटी 1 होती है, ये सब तुम फिजिक्स में पढ़ोगे, है ना, न्यूमेरिकली ई और ए बराबर हो जाए, क्या वो सब मैं नहीं जा रहा, बस इतना समझ में आ गया ना, बस इतना ही तुम्हें याद आता है। यू शुड नो ओनली दिस मच इन केमिस्ट्री। सो दिस इज ऑल अबाउट द ब्लैक बॉडी रेडिएशन के अंदर और कनेक्टेड पार्ट्स। ये थोड़ा अलग पार्ट था, ठीक है, समझ में आ गया? यस। बताओ, अब रिवाइज कर ले, जल्दी से जल्दी बताओ। पहले किसने एक्सपेरिमेंट किया, पहले क्या मानते थे लोग, वेव नेचर, पहले मानते थे वेव नेचर। फिर कौन आया, ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आया, जिसको जब आया तो साइंटिस्ट शॉक हो गए, बोले ये तो पार्टिकल जैसा दिख रहा है, इनकी वजह से तो पार्टिकल नेचर लग रहा है। फिर इसको समझाने के लिए आया कौन सी थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी 1901 में, जिसको साइंटिस्ट आइंस्टाइन ने 1905 में एक्सप्लेन किया उसके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, है ना, वन ऑफ द पार्ट्स जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, उसको एक्सप्लेन किया किसका, 1905 में, यूजिंग विच थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम। ठीक, तो वेव नेचर वेरीफाई हो गया, हाँ वेव बोल, पार्टिकल नेचर वेरीफाई हो गया, यहाँ लाइट कैन एग्जिबिट पार्टिकल नेचर आल्सो, क्लियर हुआ? यस। So this is about the first part of black body radiation. We did Wayne's displacement law, we did Stephen Boltzmann law after the Planck's quantum theory. Now which theory we are going to do, photoelectric effect, जिससे क्वेश्चन ऑलमोस्ट गारंटी आना है, ठीक है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो हेडिंग डालेंगे वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये कौन से ईयर में हुआ था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बताओ ना, 1887 बताया था ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो क्या प्रॉब्लम आई थी, मैं तो समझा दूं। हुआ क्या था, ये किस साइंटिस्ट ने स्टार्ट किया था, हर्ट्ज, 1887 में। इसने क्या किया, एक कलेक्टर ले लिया, ये क्या है, कलेक्टर, इसको एनोड बोल सकते हो, कलेक्टर है, कोई टारगेट, इसको टारगेट भी बोल सकते हो, टारगेट जिसपे स्ट्राइक करने जा रही है, कौन सी चीज, ये क्या है, एमिटर, इसको क्या बोल दिया, एमिटर, मतलब ऑब्जेक्ट हाई टेम्परेचर पे है और यहाँ पे हमने ऐसे पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव, है ना, और इस पे लाइट इसने फेंकी थ्रू अ क्वार्ट्ज विंडो, एक क्वार्ट्ज विंडो लिया और उससे इसने लाइट इस पे स्ट्राइक कराई,
क्वार्ट्ज विंडो लेने का मतलब कि रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, नहीं तो और कोई मटेरियल लोगे तो एब्जॉर्ब कर सकता है ना। क्वार्ट्ज विल नॉट डिस्टर्ब द रेडिएशन ट्रांसफर्ड। तो ये रेडिएशन इस पे स्ट्राइक किया तो क्या हुआ, जब इस पे स्ट्राइक हुआ तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स वर एमिटेड फ्रॉम दिस सरफेस। आर यू गेटिंग इट? इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे थे और वो तेजी से किसकी तरफ भाग रहे थे, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, मतलब इस प्लेट की तरफ। कलेक्टर है ना, कलेक्टर वाज कलेक्टिंग इट। और ये सब एक ऑब्वियसली एक वैक्यूम चेंबर में ही हो रहा था, मतलब सेटअप प्रॉपर्ली मैंने नहीं बनाया बट कांसेप्ट समझ में आया। यानी कि जब लाइट ऑफ विच एनर्जी, h nu है ना, लाइट ऑफ एनर्जी h nu, ये तो बाद में आया ना h nu, उसको थोड़ा पता था h nu फेंक रहा है, ये तो प्लांक ने बताया था। पर उसने ऐसे बोला एक इंसिडेंट लाइट ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ, उसने एक कलर ऑफ लाइट ट्रांसमिट की, तो क्या हुआ, इस मेटल सरफेस से, इस सरफेस से क्या हुआ, एमिटर के सरफेस से एमिट हुए क्या चीज, इलेक्ट्रॉन्स विद अ सर्टेन काइनेटिक एनर्जी। एनी डाउट? अभी ये देख के उसने जब एक्सपेरिमेंट वगैरह किया, उसने क्या किया, देखो ध्यान से देखना, उसने जब इंटेंसिटी बढ़ाई किसकी, यहाँ पे करंट की है ना, इंटेंसिटी बढ़ाई, तो इंटेंसिटी बढ़ाने में उसने क्या देखने लगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड बढ़ गए। और एक और उसने नोट किया, जब फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, जब फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो क्या बढ़ गया बताओ, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड या इमिटेड, वो बढ़ गया, इजेक्टेड। ठीक है, समझ में आ रही बात? ये कब, जब फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखा उसने और क्या किया, इंटेंसिटी बढ़ाई। और ये कब किया, जब उसने इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखा और क्या रखा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, है ना। इसने क्या किया, समझ में एक्सपेरिमेंट में, अपने एक बार फ्रीक्वेंसी को फिक्स कर दिया और इंटेंसिटी बढ़ाया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड बहुत ज्यादा, और इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगे, है ना, यहाँ पे और भी इलेक्ट्रॉन्स निकलने। कब, जब इंटेंसिटी बढ़ाई। समझ रहे हो? इंटेंसिटी मतलब इमेजिन करना है कैसे करोगे, जैसे तुम्हारा टीवी है ना, रिमोट होता है, क्यों, एक बटन होता है सैचुरेशन कलर का और एक होता है ब्राइटनेस का, है ना। तो जो ब्राइटनेस वाला है वो इंटेंसिटी बढ़ा रहा है, ऐसे सोचो, ब्राइटनेस बढ़ना मतलब इंटेंसिटी बढ़ना, और फ्रीक्वेंसी बढ़ना मतलब कलर फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड, ऐसे सोच सकते हो, है ना। जो सैचुरेशन है ना, कलर्स डिफरेंट, वो क्या है, फ्रीक्वेंसी, जितने फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे कलर उतना सैचुरेटेड, और यहाँ इंटेंसिटी बढ़ाओगे ब्राइटनेस ज्यादा। समझ में आ रही बात? तो ऐसे इमेजिन कर सकते हो तुम। तो बताओ क्या एक्सपेरिमेंट में क्या, उसने एक बार फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखी, इंटेंसिटी बढ़ाई, क्या ऑब्जर्व किया, ये ऑब्जर्वेशन था यहाँ, ऑब्जर्व क्या किया ये, और ये जब कांस्टेंट किया, फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो काइनेटिक एनर्जी मतलब और स्पीड बढ़ गई। काइनेटिक एनर्जी बढ़ना मतलब स्पीड बढ़ गई ना इस डायरेक्शन में। नंबर या तो बढ़ा या क्या बढ़ा, क्वांटिटी बढ़ी या स्पीड बढ़ी, यही तो हुआ, या तो क्या हुआ, क्वांटिटी बढ़ी या स्पीड, है ना। अच्छा लेट्स से मुझे चाय लाया, अभी खुश हो गए। ठीक है, क्लियर हुआ? बोलो, जब इंटेंसिटी बढ़ाई तो क्या हुआ, क्वांटिटी बढ़ गई इलेक्ट्रॉन्स की जो एमिट हो रहे थे, और जब फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो स्पीड बढ़ गई उनकी। ये शॉक कर दिया हर्ट्ज को, हर्ट्ज पागल आ गया। हर्ट्ज ने बोला ये क्या हो गया भैया, देखो नहीं ऐसे नहीं बोला, ही गवा हुई गवा, तो ऐसे नहीं बोला। इसने क्या बोला बताओ, तुम तो खुश हो रहे हो। हर्ट्ज ने ये, हर्ट्ज के लिए दुख की खुशी की बात थी, पर वो डिलेमा में था। 1887 से बेचारा वेट करता रहा, कब तक, 1905 तक, 1901 तक तो एटलीस्ट, है ना। इतने साल वेट किया, समझ ही नहीं पा रहा, क्यों, क्योंकि ये जो हो रहा था ये ऑपोजिट टू द वेव नेचर हो रहा था। वेव नेचर के हिसाब से इंटेंसिटी बढ़ाते थे, जब पहले बोलता था वेव नेचर क्या कहता था, जो वेव थ्योरी थी वो कहते थे इंटेंसिटी बढ़ेगी तो स्पीड बढ़ेगी, उल्टा है ना, उल्टा हो रहा है ना। और ये बोलती थी वेव थ्योरी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो नंबर बढ़ेगा, क्वांटिटी बढ़ेगी। समझ रहे हो? ये थ्योरी आगे चैलेंज कर रही है इसकी थ्योरी। इसने जब एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट तो कुछ और ही कर रहा है, थ्योरी में तो सब उल्टा कह रहा था, और एक्सपेरिमेंट किया तो ये बात पता चल गई। असली बात को किसको मानेंगे, इसी को तो मानोगे ट्रू, क्योंकि ये तो एक्सपेरिमेंटली हुआ है ना। समझ रहे हो? उससे पहले लोग अज्यूम कर रहे थे, यहाँ पे लोग क्या है, यहाँ पे एक्चुअल में होके करके देखा एक्सपेरिमेंट, हाँ तब तो ये सही है। तो इससे हर्ट्ज शॉक में चला गया, उसने बोला अब मैं इसको एक्सप्लेन कैसे करूं, मेरे पास एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट तो है, बट साइंटिफिक कम्युनिटी में आपको समझाना पड़ता है अपने रिजल्ट्स को, आपको इसके पीछे एक लॉजिक देना पड़ता है। समझ रहे हो? वो नहीं दे पा रहा था हर्ट्ज।
तो कौन किसने लॉजिक दे दिया? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने लॉजिक प्रोवाइड कर दिया ना, जिसकी मदद से आइंस्टाइन ने फर्दर एक्सप्लेन कर दिया। समझ में आ रही बात? तो वो लॉजिक प्रोवाइड क्या किया कि डिस्क्रीट फॉर्म में होता है, कंटीन्यूअस फॉर्म में नहीं होता। लाइट हमेशा कंटीन्यूअस वे में नहीं जा रही है, इसलिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे स्पीड बढ़ रही है और फ्रीक्वेंसी घटाने में कम हो जाएगी। बढ़ती घटती कर सकते हो तुम, बढ़ा घटा सकते हो, है ना। वेव होता तो क्या उसको फर्क पड़ता? क्या वेव होता तो उसको ये नहीं फर्क पड़ता तुम्हारी फ्रीक्वेंसी से, तुम्हारी स्पीड से कोई लेना देना नहीं होता। सिर्फ वेव होता तो फिक्स स्पीड से चल ही आ रही होती। क्लियर हुआ? यस। ये फंडा था। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट था इसके एक्सपेरिमेंट का, जिसकी वजह से आइंस्टाइन को आना पड़ा बाद में, और उसने अपनी आइंस्टाइन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी निकाली, या आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट निकाला, है ना। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की स्टार्टिंग यहां से हुई थी। अब हम चलेंगे एक्चुअली आइंस्टाइन ने क्या वर्क किया। ये तो हर्ट्ज ने बताया, आइंस्टाइन ने क्या वर्क किया उससे पहले हम कुछ ग्राफ्स देखेंगे जो इससे रिलेटेड है, जो कॉम्पिटिशन में जेई में अभी आया था ग्राफ रिसेंटली। तो हम वो ग्राफ आ चुका है, तो मैं सारे ग्राफ से बता देता हूं जो इस पार्ट से रिलेटेड है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ग्राफ्स है ना, ग्राफ्स ऑफ, बोलो क्या? ग्राफ्स रिलेटेड टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ग्राफ है। ठीक, बताओ या अभी करा है बाद में करेगा? बाद में करा देते, थोड़ा अच्छा लगेगा, बाद में बाद में। अच्छा चलो अभी बता दे, बता दो सर, लिख दिया है ग्राफ से। चलो मैं अभी बता दे रहा हूं, बाद में समझाऊंगा, क्योंकि जब तक तुम्हें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन नहीं पता चलेगी तुम्हें ग्राफ समझ में नहीं आएंगे। तो मैं बना दे रहा हूं अभी के लिए। एक ग्राफ ऐसा है ना, और इसको पीछे एक्सटेंड कर सकते हो। तो ये नेगेटिव वाई एक्सिस है, मान लो ये, तो ये यहाँ कहीं कट कर रहा है, इसको बोलेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये आगे आएगा और इसका स्लोप क्या है? h बाई e, ये हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है। ये पहला ग्राफ अब लिख दिया है, लिख लो। 4 ग्राफ और दूसरा ग्राफ है 4 है क्या, एक्चुअली 8 9 है मेरे पास, बट अभी के लिए 4 ग्राफ हम 4 करेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या इजेक्टेड वर्सेस इंटेंसिटी। बताओ इंटेंसिटी बढ़ाने पे क्या हो रहा था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे थे ना, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो ऐसे चला जाएगा, इजी है ना। ये वाला तो चलो तुमको समझ में आ गया, सेकंड वाला तो तुम समझ चुके हो, फर्स्ट वाला हम बाद में समझेंगे जब हम। थर्ड वाला क्या बोल रहा है? थर्ड वाला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड वर्सेस फ्रीक्वेंसी। बताओ क्या लगता है? फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड ज्यादा हो रहा है? नहीं, कुछ हो रहा है क्या? फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं ना। तो ऐसे कि फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो बट इलेक्ट्रॉन्स पे कोई असर नहीं पड़ रहा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्वांटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और चौथा फ्रीक्वेंसी वर्सेस काइनेटिक एनर्जी, फ्रीक्वेंसी वर्सेस काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ। ये कैसा आएगा? तो ये ग्राफ ऐसा पाएगा, यहां पे कट हुआ न्यू नॉट, और इसका स्लोप 1/h आया। और भी ग्राफ बना सकते हैं वैसे तो, पांचवा पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का भी है ना। अभी ये सब बाकी ग्राफ में बात बनाता हूँ, ठीक है। जब मैं उसको समझाऊंगा तब आपको समझेगा, नहीं तो अननेसेसरी बनाता जाऊंगा, मतलब नहीं, ठीक है। 4 ग्राफ अभी के लिए याद रखो। और इससे हम एक IIT-JEE का क्वेश्चन कराते हैं, 2019 का क्वेश्चन करते हैं। JEE Main 2019 the question, which does not represent relation between incident light, which graph actually, but which just incident light and electron ejected from metal surface.
एक 4 ग्राफ है, एक है काइनेटिक एनर्जी वर्सेस एनर्जी ऑफ लाइट, ऐसा दे रखा है। दूसरा काइनेटिक एनर्जी वर्सेस इंटेंसिटी, तीसरा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड वर्सेस फ्रीक्वेंसी, ऐसा दे रखा है। और चौथा काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी, ऐसा दे रखा है ना। तो इसमें बताना है विच ग्राफ डज नॉट इज नॉट ट्रू, मतलब कौन सा गलत ग्राफ है, बेसिकली ये बताना है, जो करेक्ट रिलेशन नहीं बताता है। तो देखो काइनेटिक एनर्जी और एनर्जी ऑफ लाइट, बताओ एनर्जी बढ़ाओगे अगर लाइट की एनर्जी ज्यादा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़नी चाहिए। बिल्कुल भाई, तुम अगर ज्यादा हाई एनर्जी लाइट इस पे स्ट्राइक कराओगे ना तो ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि आगे पढ़ेंगे हम क्या, एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो एनर्जी बढ़ेगी ना, ये आगे बढ़ेंगे हम। तो ए तो आंसर सही है, ये तो नहीं हो सकता ऑप्शन, है ना, ये सही है, मतलब दिस ग्राफ इज करेक्ट, हमें इनकरेक्ट डाटा ढूंढना है, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। बी आ जाओ, इंटेंसिटी बढ़ाने पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है घट रही है, कुछ नहीं हो रहा। इंटेंसिटी बढ़ाने पे यहाँ पे क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी को असर पड़ रहा है क्या, नहीं। क्या पढ़ना भी चाहिए, नहीं। देखो इंटेंसिटी बढ़ाने पे काइनेटिक एनर्जी पे तो कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, तो ये ग्राफ भी सही है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, करेक्ट ग्राफ है ना, तो ये हमें तो इनकरेक्ट चाहिए, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। इस पे आ जाओ, फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड ज्यादा हो रहे हैं, होने चाहिए, हाँ नहीं होने चाहिए कि नहीं? तो बताओ फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड। क्या क्या करें इसमें, इसमें मान सकते हैं क्या? क्यों नहीं मान सकते? मान सकते हैं, हाँ मान सकते, क्यों बताओ? फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो जब तो तुम क्या कर रहे हो, एक देखो पहले बढ़ रहा था क्या, बढ़ रही है घट रही है, बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है फ्रीक्वेंसी बढ़ाने में, सोचो नहीं बढ़ रहा है ना, सेम ही है ना, तुम हाँ बिल्कुल नहीं। फ्रीक्वेंसी देखो यहाँ पे देखो बढ़ाते जा रहे हो, इस सेक्शन फ्रीक्वेंसी बढ़ रही, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे था वही तो है हर जगह, है ना। जब हमने यहाँ से इंटेंसिटी कांस्टेंट करी, हमने इस पॉइंट पे क्या करा, इंटेंसिटी को क्या किया, कांस्टेंट, तो हमने जब देखा क्या कि फ्रीक्वेंसी कोई असर नहीं हो रहा है इस पे, समझ रहे हो, और होना भी नहीं चाहिए, ये तो एक्सपेरिमेंट कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी का कोई असर नहीं, तो ये भी ग्राफ सही हो गया। अब इस पे आ जाओ, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है क्या? एक भी रॉन्ग नहीं, which does not represent, नहीं सुनो, इन्होंने क्वेश्चन क्या दिया था, which does not represent relation between incident light and electron ejected from metal surface। मतलब फ्रीक्वेंसी जो है बढ़ाने पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ये फ्रीक्वेंसी किसकी है, इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी। अब सुनो, ई को क्या बोल सकते हैं, एच न्यू, है ना, इसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं और इसको एच न्यू नॉट बोलते हैं। तो बताओ फ्रीक्वेंसी, ये एक मिनट हाँ ठीक है, बताओ काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं? यहाँ ऐसा लग रहा है बट ये ग्राफ गलत है, ग्राफ गलत है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पर ग्राफ गलत है। क्यों बताओ, वहां से काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट आ जाएगी, हाँ है ना। तो ये देखो एच न्यू अगर यहाँ पे कुछ नहीं होता, ऐसा होता ग्राफ, तब तो हम बोलते हैं हाँ के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, तब ये ओरिजिन से स्टार्ट होता ग्राफ, है ना, क्योंकि प्लस 0 है ना, y = mx + c से कंपेयर कर दो, क्यों? तो ग्राफ ओरिजिन से, लेकिन असली में इक्वेशन ये नहीं है, असली में इक्वेशन कैसी है हमारी, h nu minus h nu नॉट है। तो ग्राफ या ऐसे समझ लो h nu minus w है, तो ग्राफ कहां से स्टार्ट हो रहा है, w से स्टार्ट होगा ना, 0 से तो स्टार्ट नहीं होगा, तो यानी कि ग्राफ गलत है, यही आंसर है हमारा। अभी ये इसलिए ये सवाल समझने के लिए अच्छे से तुम्हें पहले हम आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट सिखा देते हैं, तब तुम्हें ये सब सवाल आराम से समझ में आ जाएंगे। अभी क्योंकि ये इक्वेशन तुम्हें नहीं पता है, अभी मैं इस इक्वेशन को कराऊंगा और फिर वो सवाल आराम से तुम्हें समझ में आ जाएगा। ये इक्वेशन अभी तुम्हें सिखाना है।
ठीक है, तो अभी हमने एक ओवरव्यू ले लिया क्या करने वाले हैं आगे वाले लेक्चर में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिटेल में समझेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। और फिर आगे बढ़ जाएंगे स्पेक्ट्रम में, बोर्ड मॉडल एंड फिर स्पेक्ट्रम। तो अब हमारी स्पीड अब यहाँ से बढ़ने वाली है। अभी तक थ्योरी चल रहा था बहुत ज्यादा, अभी भी थ्योरी चलेगा, अगले एक दो लेक्चर में इस टाइप की चीजें चलेंगी, बट उसके बाद स्पीड बढ़ जाएगी अपनी, ठीक है, बहुत फास्ट होने वाला है। तो 2 लेक्चर और पकड़ लो, थोड़ा सा वो हो जाएगा तुम्हें, ठीक है।